न्यूमेरिकल की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, यानी हम 12th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके हैं और न्यूमेरिकल की इस सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट के 3 न्यूमेरिकल अपने कंप्लीट भी हो चुके हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल हल करते हैं तो उस समय हमारे पास सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है उस भौतिक राशि से रिलेटेड सूत्र की, कि उस भौतिक राशि के लिए फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। तो इसी समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए हम यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 1 के सभी सूत्रों को जानने वाले हैं कि किस भौतिक राशि के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, ताकि हमारे पास अब जो भी न्यूमेरिकल इसमें शेष बच रहे हैं वो हमारे पास बिना किसी समस्या की कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, नोटबुक आप साथ रखिए और सभी भौतिक राशियों के लिए आवश्यक जो सूत्र हैं उनको आप नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान विद्या में, जिसमें आज की क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर 1 के सभी सूत्रों की। टॉपिक हमारे पास में है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता इसके अनुसार ये है कि एक निकाय हमारे पास में है जिसमें n आवेश हैं, यानी n आवेशित वस्तुएं हैं। तो उस पूरे निकाय का नेट आवेश कितना होगा वो हमें इसके द्वारा ज्ञात करना है। और इनको जोड़ने का जो तरीका है वो ये है कि सभी आवेशों को आप चिन्ह सहित जोड़ दीजिए, यानी इनका बीजगणितीय योग कर दीजिए, तो आपको पूरे निकाय का नेट आवेश प्राप्त हो जाएगा। चिन्ह सहित हमें इनको जोड़ना है। ये हमारे पास में आ जाता है किसी निकाय का नेट आवेश ज्ञात करने का सूत्र और फॉर्मूला नंबर 1। अब हमारे पास में पॉइंट ये है कि जिस निकाय की हम बात कर रहे हैं उसमें अनेक आवेशित वस्तुएं हैं। तो जैसे पहली वाली आवेशित वस्तु पर आवेश Q1 है, दूसरी वस्तु पर Q2 है। तो ये Q1 का जो मान है वो कैसे प्राप्त करेंगे, यानी किसी एक वस्तु पर नेट आवेश कितना होगा। इसमें तो हमारे पास में क्या है, अनेक आवेशित वस्तुएं हैं और उन सब का नेट आवेश हम इनको जोड़कर ज्ञात कर लेंगे चिन्ह सहित। तो किसी एक पर जो आवेश है ना वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो ज्ञात करते हैं हम आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से। तो दूसरा टॉपिक डाल लीजिए आप, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ये हमारे पास में है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। इसके अनुसार ये है कि किसी एक वस्तु पर हम नेट आवेश ज्ञात करना चाहते हैं, तो वो नेट आवेश जो है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। और यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उस पर धन आवेश, और वस्तु पर ऋणावेश का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। यहाँ n का जो मान है वो हमारे पास में है 1 2 3 4 डॉट डॉट। क्लियर है। और एक ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। प्रकृति क्या होती है इसकी, नेगेटिव। तो ये हमारे पास में है किसी एक वस्तु पर नेट आवेश। फिर इसी प्रकार की अनेक आवेशित वस्तुओं से नेट आवेश निकलता है पूरे निकाय का, वो फॉर्मूला नंबर 1 से। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर चाहें तो उसको पूर्ण संख्या यूज कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर प्लस माइनस पहले लगाइए, या आप यहाँ n को ही पूर्णांक ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक आगे धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। उस समय आपके पास n का मान +-1 +-2 +-3 हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं किसी एक वस्तु पर जो नेट आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, या पूर्ण गुणज भी होता है। ये भी आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि दो फॉर्मूले जो हैं वो अपने कंप्लीट हैं और आपको कंप्लीट समझ में आ भी चुका होगा। फॉर्मूला नंबर 3 जो है, जिस पर आधारित अपने 3 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो भी चुके हैं। कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के द्वारा हमने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं। इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे वैद्युत बल, या इसे आप कूलॉम बल भी कह सकते हैं। फॉर्मूला जो है वो हमने यूज किया था F बराबर, यहाँ पर हमारे पास में है K, एक कांस्टेंट है, और ये है वो दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके बीच में ये बल लगता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई R, और उसका क्या होता है होल स्क्वायर।
यहाँ पर हमारे पास में k जो है वो रियल में होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। कहने का मतलब ये जो फोर्स का फॉर्मूला हमें मिला है वो तब है जब इन दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है। यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता जो है उसका मान होता है फिक्स एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता, और मान जो है वो हम जानते हैं 8.854 गुणा 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का मान जब ज्ञात करेंगे तो आप इसका पक्षांतरण वगैरह करेंगे मात्रा के लिए तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मान एप्सिलॉन नॉट का ये मान और ये मात्रक, और बोर्ड के एग्जाम में ये मान वैसे डायरेक्ट ही काफी बार पूछा हुआ है। अब यदि एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर रखते हैं 4 रख दिया, पाई का मान रख दिया, 1 में भाग दे दिया हल करके, तो k का मान हमें मिल जाएगा, और k का जो मान आता है वो ये हमारे पास कैलकुलेशन के लिए मिल जाता है 9 गुणा 10 की पावर 9। अब क्योंकि k और एप्सिलॉन नॉट तो व्युत्क्रम क्रम में है एक दूसरे के, तो ये मात्रक आपका उल्टा हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो एसआई पद्धति में k का मान होता है ये वाला, और अगर हम सीजीएस में मान ज्ञात करें ना तो सीजीएस में k का जो मान है वो 1 होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना आप यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा डाइन, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आपके होता है स्टेट कूलम्ब। ये एसयू मात्रक होता है सीजीएस आवेश का, वो हम जानते हैं। तो ये हमारे पास कूलम्ब के नियम के द्वारा निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल प्राप्त हो जाता है। बताइए कोई समस्या हो तो। अब यदि इन आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो तब, तो माध्यम में हमारे पास जब हम बात करेंगे ना तो यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता का यूज कर लेंगे। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का देखते हैं माध्यम में फोर्स कितना होगा। कूलम्ब के नियम का ही पॉइंट चल रहा है, लेकिन बल हमारे पास अब होगा माध्यम में। माध्यम में वैद्युत बल। कहीं पर भी कोई समस्या अगर आए तो आप बता सकते हैं, और अभी आपको बता दिया है सभी सूत्र जो है वो आपको एक छोटी सी बुक में अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपके लगभग तैयार होने पर पहुंच चुकी है हमारे पास। यहाँ पर माध्यम के लिए मैं फोर्स को ले लेता हूँ Fm, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। नोट की जगह क्या यूज करेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन, जिसे हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, या इसे निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। निरपेक्ष विद्युतशीलता। आपके पास में इसके थ्योरेटिकल भाग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, तो कोई समस्या आपकी यहाँ पर है नहीं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक और राशि आ जाती है जिसको हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर से, या इसे कैपिटल के से भी दर्शाया हुआ है अपने बुक में, जिसे बोला जाता है प्रावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक आपके पास जब शब्द यूज होता है तो कंपेयर करने के लिए काम में आता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता। तीन विद्युतशीलता हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की या निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन, और आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे कि प्रावैद्युतांक भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका जो मान होता है ना वो माध्यम और निर्वात वाली विद्युतशीलताओं के अनुपात क्या होता है, बराबर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी बन के तैयार हो गया एप्सिलॉन आर का। माध्यम में हमारे पास बल का फॉर्मूला हमारे ये तैयार हो चुका है। यहाँ से जब हम ज्ञात करेंगे ना तो इस एप्सिलॉन का मान जो है हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। यानी यहाँ से हो गया ये एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, ये माध्यम की विद्युतशीलता का फॉर्मूला आ गया, जो निर्वात की विद्युतशीलता का एप्सिलॉन आर होना होता है। एप्सिलॉन आर का जो मान है ना वो निर्वात के लिए 1 होता है। निर्वात के लिए 1 होता है, सबसे कम होता है ये, इससे कम एप्सिलॉन आर का मान होता नहीं है। क्लियर है। तो अगर कोई माध्यम लिया जाता है तो इसका मतलब है उस माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से तो बड़ा ही होगा, कन्फर्म है 1 से बड़ा होगा। और अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर अलग होगा, एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स ही। दोनों को हल करेंगे तो एप्सिलॉन का मान बदल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जब इस एप्सिलॉन की जगह हम ये वाले दोनों मान उठाकर यहाँ यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कुछ ऐसा, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सूत्र स्थापना नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा हल करके देख रहे हैं कि क्या फॉर्मूला बनने वाला है।
यहाँ से मैं 1/एप्सिलॉन r को अलग कर देता हूँ, बाकी किसके बराबर हो गया, एफ के। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन गया Fm बराबर F/एप्सिलॉन r। ये हमारे पास बल के लिए भी आ जाता है। वैसे ही हम जानते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है तो निर्वात में वैद्युत बल और माध्यम में वैद्युत बल के अनुपात क्या होती है, बराबर। अभी आपको ये बताया था किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन r का जो मान है ना वो सदैव 1 से क्या होता है, बड़ा। तो जब ये नीचे वाला मान बढ़ेगा आपके पास में तो Fm के मान में क्या होगी, कमी। इसलिए हमारे पास में ये है कि Fm का जो मान है वो F के मान से क्या होगा, कम। सारांश ये समझ में आया कि हमारे पास किसी माध्यम में अगर ये आवेश लेते हैं या आवेशों को किसी माध्यम में रखते हैं तो उस समय उनके मध्य जो वैद्युत बल लगेगा माध्यम में, तो निर्वात वाले बल से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये समझ में आया हमें इस कूलाम के नियम के द्वारा। तो नोट कर लीजिए आप इसको फिलहाल यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। तो वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी हमारे पास रिलेटेड किससे है, कूलाम के नियम से ही रिलेटेड है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 4 में इसको दे सकता हूँ, जिसके अनुसार हमारे पास ये है कि एक कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए ये है Q1, ठीक है भाई, और एक दूसरा आवेश हमारे पास में है ये Q। दोनों जो है ना वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। दोनों के बीच में निर्वात है तो बल लगेगा कूलाम के नियम से। माध्यम में भी लगेगा लेकिन माध्यम में कम हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि ये Q1 आवेश जो है ना इस Q2 आवेश पर फोर्स लगाता है। सेम प्रकृति की है तो Q2 इधर की ओर खिसकेगा, ठीक है। और Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसको मैं F21 से दर्शा देता हूँ। अब ये Q2 आवेश जो है ना वो इस Q1 आवेश के ऊपर भी उतना ही बल लगाता है जितना ये वाला इसके ऊपर लगाता है, यानी समान परिमाण के बल लगाते हैं और देखिए दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। और इसी को हम जानते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जिसके अनुसार हमारे पास ये है कि पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश की वजह से बल बराबर है दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश की वजह से बल के। तो दिशा एक दूसरे की विपरीत है, इसलिए यहाँ पर किसका लग गया, माइनस का। ये हमारे पास फॉर्मूला जाता है। ऐसा फॉर्मूला न्यूटन की गति के तीसरे नियम में आता कि प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण से हम ये कहते थे कि कूलाम का जो नियम है वो गति के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। बताइए भाई कोई समस्या हो तो। अब हमारे पास थोड़ा सा पॉइंट ये भी है कि हमारे पास दो आवेश है, तो ये आवेश जो है ना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये वाला आवेश इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर हम एक आवेश Q3 और ले लेते हैं तो इस Q1 आवेश पर बताइए Q2 की वजह से तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, और फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर एक Q3 आवेश है तो Q3 आवेश भी तो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। दो आवेश हमारे पास है, स्थिर है, बीच में कुछ दूरी है, तो कन्फर्म है कि आपके पास कूलाम के बल से बल लगने वाला ही है। तो हमारे पास Q3 की वजह से फोर्स लगेगा, Q4 की वजह से भी लगेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F K Q1 Q4 दोनों के बीच की दूरी, F K Q1 Q3 दोनों के बीच की दूरी, F K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच की दूरी। ऐसे मान लीजिए कोई n वा आवेश है तो ये n वा आवेश भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, तो इसका मतलब है कि इस Q1 के ऊपर फिर नेट कितना फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा Q2 की वजह से कितना बल है, 3 की वजह से कितना है, 4 की वजह से कितना है, 5 की वजह से कितना है। तो सभी का हम सदिश योग कर देंगे तो हमें फाइनल किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ पर Q1 को भी फिक्स करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर Q2 को भी फिक्स कर सकते हैं। Q2 के ऊपर देखिए Q1 की वजह से बल लगेगा, Q3 की वजह से भी लगेगा, Q4 की वजह से भी लगेगा, Q5 की वजह से भी लगेगा, Qn की वजह से भी लगेगा। तो ये तो सभी आवेश एक दूसरे के ऊपर बराबर बल का, ये तो सभी आवेश एक दूसरे के ऊपर समान परिमाण का बल लगाते रहते हैं, जो इस नियम से हम जानते भी हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अब यही है कि एक से ज्यादा आवेशों का एक निकाय हो तो उस आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों की वजह से नेट कितना फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला में देखना है। और वो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है बहुल आवेशों के मध्य बल, या हम ये कह सकते हैं कि अधिक आवेश हमारे पास में हो तो उनकी वजह से नेट बल कितना लगेगा, जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य वैद्युत बल, या इसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसके अनुसार अभी आपको बताया कि किसी एक आवेश पर अगर फोर्स ज्ञात करेंगे ना तो सभी की वजह से अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो उन सब का सदिश योग कर देंगे तो हमें परिणामी मान मिल जाएगा। तो F वेक्टर में इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर Q1 तो फिक्स हो ही चुका और K भी फिक्स है, तो यहाँ पर K और Q1 को तो मैं कर देता हूँ बाहर।
बाकी जो बचा है ना उनका ले लेते हैं हम यहाँ पर सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा लेंगे तो हमारे पास में जो चेंज हो रहा है उसके आगे लगा देते हैं आई। दोनों के बीच की दूरी लेंगे तो आर वन की साइड में है, आई वे की वजह से वेक्टर लगा देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वन है, आई है और ये होगी दिशा इसकी। ठीक है, आई का मान कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, कि एक तो आपके पास फिक्स हो ही चुका और यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, ये एन तक। ये एन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर नेट फोर्स का मान है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। फॉर्मूला नंबर 6 जो है वो हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके अनुसार ये है कि एकांक धन आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में अनुभव किए गए बल की मात्रा। फॉर्मूला हमारे पास में हो गया E बराबर F बटा Q नॉट। सदिश राशि है, जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा के अंदर आपके पास में वैद्युत क्षेत्र भी होता है। क्लियर है। यदि यहाँ पर ये Q नॉट न होकर Q आवेश होता और वो किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता, यानी पहले से ही कोई वैद्युत क्षेत्र मौजूद है और उसमें किसी आवेश को रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब उसका फोर्स का मान कितना होगा वो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे, F बराबर QE। ठीक है, QE जो पहले से वैद्युत क्षेत्र है। तो फॉर्मूला नंबर 7 हम ये यूज कर रहे हैं कि अगर हम धन आवेश को रखते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, F वेक्टर बराबर QE वेक्टर। अगर नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का Q और E वेक्टर। जब धन आवेश लेंगे तो हमारे पास में F और E वेक्टर की जो दिशा है ना वो एक दूसरे की क्या होगी, समान दिशा में, समान दिशा में। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रख रखा है तो दोनों के बीच में जो दिशा है वो किधर होगी, विपरीत दिशा में होगी नेगेटिव चार्ज लेने पर। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 8, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट आप यहाँ पर करते जाइए। फॉर्मूला नंबर 8, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ के की जगह आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। अगर माध्यम में लेंगे तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन, जैसे वैद्युत बल के लिए ज्ञात किया। एप्सिलॉन को जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट, नोट वाले की वजह से तो बन गए निर्वात का। ठीक है, और वहां पर बटे में क्या बच गया, एप्सिलॉन आर। यानी सीधा सा यही फॉर्मूला अगर हम माध्यम में लें तो माध्यम में यह जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, ई एम बराबर 1 बटा एप्सिलॉन आर। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास में एप्सिलॉन को हटाएंगे माध्यम के लिए और उसकी जगह फिर हम लगाएंगे एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमारे पास में ये है कि ई एम बराबर हो गया निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर आ गया आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग है और वैसे भी हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, इसलिए हमारे पास माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निर्वात वाले से क्या होती है, कम होती है। उम्मीद है कि आपको ये 8 सूत्र जो है वो समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है फॉर्मूला नंबर 9, जिसके अनुसार है आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमारे पास में ये है कि एक से ज्यादा आवेश हो तो उन सब की वजह से किसी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फॉर्मूला हमारे पास में है E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। फर्स्ट की बात करेंगे तो Q1, 2 की बात करेंगे Q2, Q3, बस नंबर चेंज करेंगे फॉर्मूला आता जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आई, ये आई वे नंबर पे होगा। यहाँ पर मूल बिंदु से और हमारे पास में बिंदु P के बीच की दूरी ले लेते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए क्यू नोट मान लेते हैं और यहाँ पर आपके पास में है आई वे की वजह से वेक्टर लगा देंगे, मॉडुलस लेकर होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 आई और ये कैप, ये हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। आई का मान तो हमारे यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, एन तक। कि हमने एक आवेश जो लिया है ना वो P बिंदु पर परीक्षण आवेश को काम में लिया है। अब हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10 है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे कि हम स्मॉल p से दर्शा देते हैं, सदिश राशि है। इसके बारे में जानते ही हैं कि आवेशों का एक निकाय है और उस आवेशों के निकाय में दो ही आवेश है, Q1 Q2 नहीं, अब की बार Q1 का जो मान है वो हमारे पास में नेगेटिव है और दूसरे का मान है प्लस में। कहने का मतलब दो आवेश हैं जिनके परिमाण समान और प्रकृति विपरीत है, चाहे ये यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, दोनों के बीच दूरी है r। r की जगह हम यहाँ पर यूज करेंगे 2a, ठीक है, और ये हो जाता है इसका केंद्र बिंदु, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिस्टम बना है ना, ये वाला निकाय, इस निकाय को भी स्पेशल क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो इस वैद्युत द्विध्रुव से यहाँ पर एक भौतिक राशि क्रिएट हो जाती है जिसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसका जो फॉर्मूला है ना वो होता है भाई, इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि ये माइनस में भी है तो परिमाण आपके प्लस में होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब चूंकि एक तरह से आपके विस्थापन के रूप में ही है तो हमारे पास सदिश रूप में हो गया p वेक्टर बराबर q इंटू 2a वेक्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारे पास में ये है पॉइंट के हिसाब से कि ये तो हो गई इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, और ये क्या हो गई इसकी निरक्ष। अब इसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर हम ले लेते हैं कोई बिंदु P, जहां पर हम इन दोनों आवेशों की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाकर, ये अध्यारोपण का सिद्धांत। क्योंकि फर्स्ट की वजह से तो फर्स्ट के नंबर लिख लो, सेकंड की वजह से सेकंड के नंबर लिख लो, दोनों को जोड़ दो। अब यहाँ पर इसी केंद्र से वही r दूरी पर अगर हम बिंदु लेते हैं P, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, इस जगह पर कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में यही है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे मैं दर्शा देता हूँ फॉर्मूला नंबर 11 से। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप यहाँ पर अनुदैर्ध्य रेखा का भी यूज कर सकते हैं, अनुदैर्ध्य रेखा ये लिखा हुआ आ जाता है कई बार। जो फॉर्मूला है ना वो होता है p वेक्टर, ये मान है हमारे पास में अक्ष पर, और इसका फॉर्मूला है 2kp वेक्टर बटा r क्यूब, केंद्र से और उस p बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ पर हमारे पास ये p वेक्टर आ चुका है, इसका मतलब है कि e वेक्टर और p वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं अक्ष पर। अगर यही पॉइंट हमारे पास में निरक्ष पर होता या विषुवतीय तल पर होता, निरक्ष पर, ये जो फॉर्मूला है ना वो अक्ष वाले का आधा हो जाता और दिशा एक दूसरे की क्या होती, विपरीत। 2kp बटा r क्यूब, ये हमारे पास दोनों सेम ही हो गए। इन निरक्ष पर जो मान आता है ना वो अक्ष वाले मान का क्या होता है, आधा होता है। ये यहाँ फॉर्मूला हो गया 13 नंबर का। यानी यहाँ पर कोई पहले से वैद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं, एक पर आवेश प्लस का क्यू है, एक पर माइनस का क्यू है, तो ये वैद्युत क्षेत्र इनके ऊपर फोर्स लगाएगा F बराबर क्यू, प्लस वाले पर लगाएगा F बराबर क्यू और इस पर लगाएगा F बराबर माइनस क्यू, ये जाएगा इधर की ओर और ये आवेश चला जाता है इधर की ओर, जिस वजह से यहाँ पर एक भौतिक राशि जनरेट हो जाती है जिसे कहा जाता है बलाघूर्ण। तो इस बलाघूर्ण का क्या फॉर्मूला होगा वो हम अब यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास में है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टॉ से हम इसको दर्शा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 14, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। डी फाई बराबर ई डी एस, ये अल्पांश क्षेत्रफल है और उसके कारण आपके पास फ्लक्स भी अल्पांश के रूप में होगा। यहाँ पर लग जाता है कोस थीटा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यहाँ पर हमारे पास में हम इसका कर देंगे समाकलन, काफी छोटे अल्पांश हमारे पास में है, ई से आप इसको दर्शा सकते हो, वैद्युत फ्लक्स हम इसको कहेंगे। इसका हम कर देंगे समाकलन, हमारे पास कोस थीटा लगा हुआ है तो इस वजह से ये अदिश गुणनफल मिल जाएगा। ds जो है वो हमारे पास क्षेत्रफल सदिश है, और हमारे पास अगर ये पृष्ठ जो है ना वो बंद होता, बंद पृष्ठ की अगर हम बात करते, बंद पृष्ठ होता, बंद पृष्ठ के लिए, तो फिर हमारे पास फाई ई का जो फॉर्मूला है ना वो कुछ बनता इस प्रकार का। यहाँ समाकलन के ऊपर ही बंद का सर्किल बना देते, इससे पता चल जाता है कि सरफेस जो है वो क्लोज्ड सरफेस है। ये हमारे पास में आ गया वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। और अब बढ़ते हैं इसके आगे, फॉर्मूला नंबर
15 की ओर। फॉर्मूला नंबर 15 जो है ना वो हमारे पास में सतत आवेश वितरण का, सतत आवेश वितरण। आवेश का जो वितरण है ना एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, वो तो सतत हो ही नहीं सकता, डिस्क्रीट रूप में होता है, तभी तो आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत लागू हुआ था। लेकिन हमारे पास जो आवेश होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर उन आवेशों का जो वितरण है ना उसको हम सतत मान सकते हैं। तो हमारे पास में है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, और इसे हम दर्शा देते हैं लैम्डा से। यानी कोई ये चालक छड़ है, धारा आई बह रही है, तो हमारे पास इसका नेट आवेश हम क्यों मान लेते हैं, तो इसकी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी होगी उसको कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। और फॉर्मूला हमारे पास में है लैम्डा बराबर एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। परिभाषा तो बनाई हुई है ही, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। अगर किसी सरफेस की बात करें तो उससे रिलेटेड हमारे पास में आ जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, या इसको आप क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। सिग्मा से इसको दर्शाया जाता है। ये हमारे पास में आ जाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। मात्रक हमारे पास कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है उसको भी ले लेते हैं साथ में, वो हमारे पास में है आयतन आवेश घनत्व। यानी आवेश का जो वितरण है ना वो संपूर्ण आयतन में हो रहा है, आयतन आवेश घनत्व। इसको दर्शाते हैं रो से, और फॉर्मूला हो गया एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। ये तीन सूत्र हमारे को मिल जाते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब बढ़ते हैं इसके आगे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में इस फ्लक्स से रिलेटेड बनता है, और वो हमारे पास में है गाउस का नियम। फॉर्मूला नंबर 16, गाउस का नियम, गाउस का नियम। लास्ट टॉपिक हमारे पास में इस चैप्टर का है, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड नियम आएंगे या इनके अनुप्रयोग आएंगे। तो इसके अनुसार ये था कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का जो नेट मान होता है ना वो उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश टोटल आवेश और एप्सिलॉन नोट के अनुपात क्या होता है, बराबर। अगर आप यहाँ माध्यम यूज करते तो एप्सिलॉन लगा लेना, निर्वात है तो एप्सिलॉन नोट। अब क्योंकि फाई का मान तो हमने इससे पहले भी ज्ञात किया है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वो हो जाता है ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, पास बराबर में फॉर्मूला हो गया Q बटा एप्सिलॉन नोट। Q हमारे पास यहाँ पर है नेट आवेश का मान, आप यहाँ सिग्मा Q भी लगा सकते हो या सिर्फ Q भी दर्शा सकते हो, ये नेट आवेश है, आपके जो नेट आवेश आए वो भी लिखना है। फॉर्मूला नंबर 17 जो है वो हमारे पास में है किसी घन के लिए, घन के लिए गाउस के नियम के ही पॉइंटों से रिलेटेड है। और यदि हमारे पास कोई एक घन की आकृति है इस प्रकार से, इसके केंद्र पर यहाँ पर आवेश Q है, तो आवेश Q है तो चारों तरफ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। सममित आकृति की ये ज्यामिति है, तो यहाँ से जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, उतना ही फ्लक्स नीचे, उतना ही फ्लक्स नीचे, आपके सामने और पृष्ठ के पीछे। तो संपूर्ण फलकों से जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी मात्रा क्या होगी, समान। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताइए। तो पूरे घन का जो नेट फ्लक्स है ना, नेट फ्लक्स उसे हम मान लेते हैं कितना है, फाई ई है। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो आवेश Q है वो इसके सेंटर में है, तो सभी फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास में घन के प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स का मान, घन के प्रत्येक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, 6 फलक है, तो नेट हमारे पास कितना है, फाई ई है, तो 6 में बट गया तो इसका मतलब फाई ई के अंदर मैं 6 का भाग दे दूंगा, तो प्रत्येक फ्लक्स से रिलेटेड मेरे को फ्लक्स मिल जाता है, उसको मैं फाई डैश से दर्शा देता हूँ। और ये जो है ना वो पूरे फ्लक्स का छठा भाग होता है। भाई 6 फलक है तो 6 का भाग लगेगा। फाई ई का मान आप यहाँ से रख लीजिए Q बटा एप्सिलॉन नोट, 1 बटा 6, यहाँ पर आ गया आपके पास Q और यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन नोट। अगर बात ये करें कि इसके शीर्ष से अब कितना गुजरेगा, तो सममित ज्यामिति का है तो शीर्ष इसके कितने होते हैं, 8, तो प्रत्येक शीर्ष से जाने वाले फ्लक्स का मान हो जाएगा नेट फ्लक्स का 8वां भाग। अगर बात करें इसकी कोर की, ये वाली भुजाएं, तो इन भुजाओं से कितना गुजरेगा, तो भुजाएं होती है भाई 12, तो हमारे पास में नेट फ्लक्स का 12वां भाग जो होगा वो प्रत्येक कोर से निर्गत फ्लक्स का मान होगा। बाकी उन दोनों को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास में है फॉर्मूला नंबर 17 का सेकंड, फॉर्मूला नंबर 17 का सेकंड हमारे पास में है
17 का सेकेंड। ये हमारे पास में है प्रत्येक शीर्ष से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। कोई समस्या हो तो बताओ। यहां से मैं मान लेता हूं इसको फाइव डबल डैश नेट फ्लक्स का 8वां भाग। ठीक। थर्ड हमारे पास में है प्रत्येक कोर से या उसकी भुजा से, प्रत्येक कोर से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब ये 12 होती हैं तो हमारे पास इसको मैं 5 ट्रिपल डैश मान लेता हूँ। नेट फ्लक्स जो है ना उसका कौन सा भाग, 12वां भाग। ये ली। नेक्स्ट हमारे पास में है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग हमारे पास में है और उनके सूत्र हम देख लेते हैं, फिर अपने इस चैप्टर के सभी सूत्र कंप्लीट हो जाते हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। पहला तो हमारे पास में है अनंत लंबाई का चालक तार। अनंत लंबाई के चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी सूत्र पर आधारित 2025 में न्यूमेरिकल आया था भाई, ध्यान देना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटा आर। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। आर क्या है, वायर से बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, या आप साइडों में लिखते जाना। यहाँ पर मैं ऊपर और नीचे अगर 2 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे कितना हो जाएगा 4। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो बराबर होता है के के। ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसे 2 के इसका और लैम्डा बटा आर। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले की सहायता से 2025 में लैम्डा का मान पूछा गया था। अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 है अपरिमित, यानी ये अनंत लंबाई की मान सकते हो। अपरिमित समतल चादर, परत भी यूज कर सकते हो, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, या आप इसको अपरिमित अचालक परत भी यूज कर सकते हैं। और इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। आप सदिश रूप में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एन क्या है। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। अगर आपके पास सिग्मा प्लस का है तो एन कैप की जो डायरेक्शन है वो है उस परत के बाहर की ओर लंबवत। अगर सिग्मा नेगेटिव है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी पृष्ठ की ओर। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे लास्ट अनुप्रयोग। ठीक है, वो हमारे पास में किसी गोलीय खोल के कारण, गोलीय खोल या गोलीय कोष भी कह सकते हैं, चालक गोला भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चालक गोला। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला याद करते हैं। जैसे चालक गोला था, इससे आर दूरी ली हमने बाहर, फिर पृष्ठ पर, फिर इसके भीतर। 3 कंडीशन बनती थी। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास में ये है और इसकी रेडियस कितनी थी, आर थी, और बिंदु के बीच की दूरी कितनी मान रहे थे हम, आर। इसमें हमारे पास पहली कंडीशन ले लेते हैं, पृष्ठ के बाहर अगर बिंदु है तब, पृष्ठ के बाहर। ठीक है, पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर, यानी यह कंडीशन थी आर ग्रेटर देन आर वाली। तब हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूं ई। आउट की बात करें, आप इसको बिल्कुल साफ सुथरा सही तरीके से लिखें, के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये 2 कंडीशन और देख लेते हैं इसकी। और वो कंडीशन हमारे पास में है दूसरी की, अगर बिंदु जो है वो इसके सरफेस पर ही हो, यानी पृष्ठ पर बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, पृष्ठ पर। यानी कंडीशन बन गई आर बराबर कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, त्रिज्या, और आर क्या है, केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो अभी जो फॉर्मूला है ना उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए तो आपको मान मिल जाता है। ये सरफेस पर आ गया, फॉर्मूला हो गया के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर।
तो पृष्ठ पर ही मान जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है इसके। और इसी फॉर्मूले से अगर इसको हम सिग्मा के रूप में लिखते हैं कि जैसे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हल वगैरह करते हैं और यहाँ पर सिग्मा निकालते हैं तो Q बटा ए आ जाएगा। Q की जगह क्या बन जाएगा, सिग्मा ए बन जाएगा। ए की जगह हम ये रखेंगे तो पूरी को हल करेंगे ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला ये भी बनकर तैयार हो जाता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट किसी चालक गोले के पृष्ठ पर। हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गई। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो किसी चालक गोले के भीतर, चालक गोले या गोले कोश के भीतर, यानी आर छोटा है किससे, आर से। इस स्थिति में तो हमारे पास ये है कि किसी चालक गोले पर या गोले कोश पर आवेश जो होता है ना वो हमेशा होता है इसके पृष्ठ पर, चाहे वो माइनस का हो और चाहे प्लस का हो। भीतर कोई आवेश होता ही नहीं है। जब आवेश नहीं होगा तो इसके भीतर कोई भी वैद्युत क्षेत्र अवेलेबल होता ही नहीं है, यानी किसी चालक के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित ही नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो था उसके सभी सूत्र जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। आप इनको साफ सुथरा करके नोट कर लीजिए और अब इसके बाद आप जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सभी फॉर्मूले जो हैं वो एक ही जगह प्राप्त हो जाएंगे। आपके इन सभी सूत्रों की एक बुक जो है वो बनकर तैयार हो रही है, आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी, आप मंगा सकते हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होगी आपको सूचना दे दी जाएगी, तो आपको सभी सूत्र जो हैं वो एक बुक में ही प्राप्त हो जाएंगे। आप इनको यहाँ पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट भाग में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, 3 सभी चैप्टरों के फॉर्मूले जो हैं उनको भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये था हमारे पास में आज की क्लास, चैप्टर नंबर 1 12th क्लास की फिजिक्स के सभी सूत्र। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम इसके न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर 2 के सभी सूत्रों को। तब तक के लिए धन्यवाद।